कि एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 18 एससी एक्ट के तहत जो है ना वो रोक है, बार है उसमें एक तरीके से, और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल से ग्रांट नहीं की जा सकती। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। लेकिन ये डिसीजन मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट का व्यू एससी एक्ट के संबंध में भी और अन्य एक्टों के संबंध में भी सेम रहा है। अब से नहीं 50 सालों से सेम व्यू रहा है, कोई नई बात इसमें मुझे चर्चा का विषय बन गया ना सर ये। चर्चा का विषय पता नहीं क्यों बना है, मैं नहीं जानता, क्योंकि जो लीगल फील्ड के जानकार हैं उनको ये पता है कि कोई नई बात इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नई बात इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि प्राइमा फेसी व्यू अगर लिया जा सकता है एफआईआर को देखने मात्र से ही, तो वो केस जो है उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं हो सकती। लेकिन अगर एफआईआर को देखने मात्र से प्राइमा फेसी व्यू अगर वो नहीं लिया जा सकता है, प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है, तो उस स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। तो प्राइमा फेसी व्यू क्या होता है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में डिफाइन किया हुआ है कि प्राइमा फेसी व्यू का कंसेप्ट क्या है। तो आप फिर समझ लें, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्राइमा फेसी व्यू ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रथम दृष्टया हिंदी में बोलते हैं इसको, प्राइमा फेसी लैटिन का वर्ड है शायद। तो प्राइमा फेसी व्यू का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई एफआईआर लिखाई है तो एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं उसको सच मानना पड़ेगा। जो एफआईआर तहरीर में होता है, तहरीर में जो लिखा है, जो कंप्लेंट दी है, तहरीर दी है, जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसमें जो बात कही है विक्टिम ने, कंप्लेंट ने, उसको बिल्कुल सही मानना पड़ेगा और उसके बेसिस पर तय करना पड़ेगा उसमें कि क्या कोई एससी एक्ट का ऑफिस बनता है या नहीं बनता है, या किसी अन्य कानून का ऑफिस बनता है कि नहीं बनता है। अगर उसको तय कौन करेगा कि इसमें एससी एसटी एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? जो एफआईआर ये तहरीर दी जाती है तो उसको डिसाइड पुलिस करती है या कोर्ट करता है? देखिए, ऐसा जब पुलिस के पास पहली बार हम जाएंगे तो पुलिस ही तय करेगी कि इसमें प्राइमा फेसी व्यू एससी एक्ट का बनता है या नहीं बनता है। ये एससी एक्ट की बात नहीं है, अगर वैसे भी जनरल एक्ट में भी जाएं, आईपीसी में किसी और में, तो वहीं पुलिस तय करती है, वो देखती है कि इसमें प्राइमा फेसी व्यू है कि नहीं, तभी एफआईआर करती है। नहीं तो प्राइमा फेसी व्यू नहीं हो तो एफआईआर वो भी नहीं करेगी। अगर कोई व्यक्ति वह पहुंच जाता है पुलिस के पास में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हो सकता है वो किसी कानून में अपराधी ना हो, उस व्यक्ति को पता ही ना होगा अपराध है। जब अपराधी ना होगा तो पुलिस एफआईआर क्यों करेगी? एफआईआर जब होगी जब कोई अपराध होगा, ऑफेंस होगा, किसी भी कानून में ऑफेंस को डिफाइन होगा, चाहे एससी एक्ट हो, चाहे आईपीसी या कोई और कानून हो, उसको तय पुलिस करेगी। शुरुआती स्टेज पर पुलिस तय करेगी, पुलिस ही को एफआईआर करनी है। एफआईआर पुलिस को करनी, तय कौन करेगा? पुलिस ही करेगी। लेकिन अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो कोर्ट में जाते हैं, 156(3) सीआरपीसी जो पहले था उसके तहत लगाते हैं, तो उसमें फिर कोर्ट तय करती है। लेकिन जब बेल का मसला आता है तो वह बेल के समय कोर्ट तय करती है। अगर पुलिस ने एफआईआर कर ली, एफआईआर करने के बाद में जब बेल लगाता है, चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे रेगुलर बेल हो, कोई सी बेल हो, तो उस वक्त फिर कोर्ट तय करती है कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है, कि धारा गलत लगा दी गई है। मैं जज रहते हुए कई केसेस में ऐसा मैंने पाया हुआ है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा था। आईपीसी के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैंने कह दिया कि भाई इसमें तो ये ऑफिस अट्रैक्ट नहीं होता है, तो आप इसको एफआईआर में आप ये सेक्शन क्यों लगा दिया? तो मैं उसको तुरंत बेल ग्रांट कर दी। मैं और केस, एक केस में तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। एक केस में ऐसा हुआ कि मैं पटरास कोर्ट में मजिस्ट्रेट था, 2009-10 के आसपास की बात है। पुलिस ने किसी एडवोकेट के रिश्तेदार के अगेंस्ट कोई एफआईआर की और एफआईआर करने के बाद में उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में कोर्ट में पेश किया, तो मैं शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच की बात आपको बता रहा हूँ। 4 से 5 बजे के बीच में एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट में उस कोर्ट में काम कर रहा था, तो मेरे सामने वो केस पेश हुआ। पूरी कोर्ट मेरी वकीलों से भर गई, क्योंकि वो जो एडवोकेट थे वो उस वक्त बार के जो सेक्रेटरी थे उनके जीजाजी को रिश्तेदार थे, तो प्रेसिडेंट बार के और सेक्रेटरी बहुत सारे एडवोकेट मेरी कोर्ट में आ गए। तो मैंने उनसे पहले तो यही कहा वकीलों से कि मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, बेल की बात आप ना करें, बेल को जो है नेक्स्ट डेट पे कोर्ट देखेगी। लेकिन उन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया कि नहीं साहब, इसमें तो झूठा केस है, गलत केस है, आप बेल ग्रांट कर दीजिए। तो मैंने ठीक है, तो आर्गूमेंट करिए। आर्गूमेंट सुनने के बाद में मैंने उनकी बेल डिसमिस की, क्योंकि मैंने प्राइमा फेसी केस उसमें माना, उस केस में। और उसके बाद में फिर वो एडवोकेटों ने आगे कहीं लगाई होगी, तो एक अलग कहानी। तो मेरा प्रथम दृष्टि में साबित हुआ कि अपराध हुआ है। प्रथम दृष्टि में साबित नहीं कहिए इसको, प्रथम दृष्टिया में ऐसा लगा अपराध हुआ, तो इसलिए मैंने बिल ग्रांट नहीं। लेकिन ऐसा भी हुआ कई बार कि जिसमें मुझे लगा कि ये सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं होता, और पुलिस लगा के ले आई है, तो वो सेक्शन को हटा देते हैं, तो ऑफिस अवेलेबल है, या जब माइनर ऑफिस बनता है। सवाल यही आता कि एससी एसटी एक्ट जो बना है उसमें जमानत मतलब बेल तो मिलती नहीं है, तो ये फिर बेल कैसे हो जाती है सर? यहाँ भी तो पंगा है ना सर। नहीं, ये आपसे किसने कह दिया बेल नहीं मिलती है? 1989 के बाद में फिर 1995 में इसके रूल्स बने हुए हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि 95 के बाद में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आने शुरू हुए। उन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की पावर है अरेस्ट करने की, लेकिन हर केस में अरेस्ट करने की करेगी ज़रूरी नहीं है।
पुलिस को हर केस में देखना होगा कि अरेस्ट की आवश्यकता उसे है कि नहीं है। अगर अरेस्ट की आवश्यकता है नहीं है तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। ये लॉ 1995 से चल रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने और जोगिंदर का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का DK बसु का जजमेंट, बहुत से जजमेंट उसके बाद आते रहे। उसके बाद में पार्लियामेंट्री लॉ को अमेंड कर दिया, पुलिस की पावर रेस्ट्रिक्ट कर दी, सेक्शन 41 CRPC में ऐड कर दिया और वो 2009-10 के आसपास लागू हुआ है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, बड़ी मतलब जब 2010 में वो लॉ लागू हुआ, अमेंडमेंट CRPC का लागू हुआ, तो मेरी कोर्ट में जब मैं मजिस्ट्रेट था तो मेरी कोर्ट में पुलिस वाले किसी पकड़ के लेके आते थे चोरी के लिए भी, तो मैं उससे कहता था आपने पकड़ा क्यों इसको, भाई यू अरेस्टेड दिस पर्सन। मेरा क्वेश्चन यही हुआ करता है क्योंकि उसमें ऐसा था 7 साल तक के पनिशमेंट है, आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट करते हैं तो उसमें दे रखी है गाइडलाइंस कब अरेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 41 है, तो उसके तहत फॉल कहाँ करता है और उसके लिए पुलिस को लिखना ही पड़ेगा अपने रिकॉर्ड्स में कि हमने इसलिए अरेस्ट किया कि इसमें ये गाइडलाइंस के तहत जो है ये केस फुलफिल करता है। तो उस वक्त ना कोई दिल्ली के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ आपको, किसी पुलिस वालों को लॉ की जानकारी भी नहीं थी। मैंने उस वक्त बहुत पुलिस वालों को SHO को बुला के डांटा, पुलिस प्रोसिक्यूटर से भी कहा आप अरेस्ट ना करें नहीं तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगा। तो देखिए ये बात नहीं है, पुलिस अब अरेस्ट करना 7 साल तक के अपराध के लिए जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट और लॉ अमेंड हो गए। किसी अपराध में 7 साल तक की अगर सजा होती है तो वो उसमें मतलब गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी की जाती है तो अगर वो कंडीशंस को वायलेट पुलिस वाले करते हैं तो पुलिस वालों के खिलाफ आज सजा हो रही है। मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट में, मुंबई में, सुप्रीम कोर्ट में, कई हाई कोर्ट में पुलिस वालों को अरेस्ट करने की वजह से, जो कि सेक्शन 41 का वायलेशन होने की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के अनिश कुमार जजमेंट और सत्यन अंटिल बहुत जजमेंट का वायलेशन होने की वजह से पुलिस वालों को 2 दिन, 10 दिन, 6 महीने तक की सजा हो रही है और कंपेंसेशन के 10 लाख के ऑर्डर हो रहे हैं और पार्लियामेंट अमेंडमेंट। SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी होगी तुरंत, ये नहीं होगी, जरूरी नहीं है ना, गिरफ्तारी की आवश्यकता ही नहीं है, आप कह होगी नहीं होगी। SC/ST एक्ट के तहत बहुत तरह के ऑफेंस हुआ करते हैं। एक तो कास्ट बेसिस पे किसी के साथ कुछ जाति सूचक शब्द कहने का एक अलग ऑफेंस है जिसमें 7 साल तक की पनिशमेंट की सजा है, और भी ऑफेंस है 7 साल के या 5 साल के पनिशमेंट की सजा है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिसमें उम्र कैद की सजा है। क्या वो कानून भी इसमें ऐड कर दिए जो 7 साल की सजा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी इस पे लागू होगा क्योंकि वो आर्टिकल, इसका मतलब क्या बचा फिर? वो आर्टिकल 21 से गवर्न करता है, 21 कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है और 21 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक्यूज्ड का ये राइट है कि 7 साल तक का पनिशमेंट हो चाहे किसी भी एक्ट के तहत तो उसको अरेस्ट ना किया जाए जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते। ये तो कमजोर होगी, इसका मतलब SC/ST एक्ट सारे एक्ट कमजोर हो गए, नहीं माना जाए ना, ये तो कमजोर। हाँ, SC/ST आप कह सकते हैं इस एंगल से अगर देखा जाए तो कमजोर हो गए। लेकिन दूसरे एंगल भी है, पुलिस वाले जो मिसयूज करती है पावर को, उसके तहत भी पुलिस, पार्लियामेंट ने और कोर्टों ने डिसीजन ले रखे हैं। किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुई है, उस इंसिडेंट के बारे में कंप्लीट बताया जाए। हमने ऐसा देखा हुआ है कि पार्टली बताते हैं, आधी दूरी बातें लिखते हैं, कुछ डर के मारे, किस डर की वजह से या जानकारी नहीं होती है, लोगों को वो चीज़ याद नहीं रह पाती। भाई मुझे हो सकता है कि इंसिडेंट आज हुई, मैं कल FIR कराने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ बातें दिमाग से निकल गई, स्लिप कर गई, तो वो उसका लाभ जो है एक्यूज को कभी जब मिल सकता है। देखिए आप समझिए, FIR होना एक अलग बात है, अरेस्ट होना एक अलग बात है, दोनों में अंतर है। FIR का होने का मतलब ये नहीं अरेस्ट करना मैंडेटरी है, हमारे हिसाब से अरेस्ट करना ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कोई 7 साल तक के पनिशमेंट के लिए आवश्यक नहीं। 7 साल पनिशमेंट ज़्यादा है तब भी अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है, आप बात समझ लें। 7 साल से ज़्यादा है तब भी अरेस्ट करना मैंडेटरी पुलिस के लिए नहीं है। पुलिस फिर भी देखती है कि अरेस्ट हम करें ना करें, पुलिस अपने इस पावर का मिसयूज करती है, हर ऑफेंस के लिए करती है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्टों ने स्ट्रिक्ट व्यू ले रखा है इस संबंध में। लेकिन सर कई बार देखने को मिलती है कि FIR ही नहीं होती है SC/ST एक्ट। ना, बिल्कुल नहीं होती, FIR बिल्कुल नहीं होती, ऐसा बात बिल्कुल ठीक है। SC/ST एक्ट में नहीं, किसी में भी FIR पुलिस वाले करने से डरते हैं, SC/ST एक्ट में तो वैसे भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं डरते हैं सर? देखो ऐसा है ना, एक तो बात ये वो चाहते हैं क्राइम कम दिखाया जाए, अपने एरिया में क्राइम कम हो, वो साल में रिपोर्ट देनी पड़ती है कमिश्नर को, तो उसमें सरकार डाटा देती है कि हमारे एरिया में इतने डाटा, तो उसमें वो पहले से उनको ऐसा रहता है कि FIR कम से कम करो जिससे कि डाटा ही कम आए, नंबर 1। दूसरा ये भी होता है कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लोगों के दिमाग में कास्ट बाइस है, SHO अगर दूसरी कास्ट का है तो वो हो सकता है कि वो ये सोचते हुए तो ऐसे के लोग क्या करना है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, FIR मत करिए। दूसरी ये नहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार की वजह से पैसे मिल गए SHO तो FIR ना करें, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं। लेकिन सर ये जैसे आपने कहा महाराष्ट्र हाई कोर्ट का ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब बदल दिया, इसी को लेकर 2018 में जो आंदोलन हुआ 2 अप्रैल को, ये भी तो वही मामला था। हाँ देखो ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2018 में जो था वो FIR क्वेश करी थी, वो सुभाष काशीनाथ महाजन का केस था, जो वो महाराष्ट्र से था, वो केस भी वो महाराष्ट्र से था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने गाइडलाइंस जारी की थी कि FIR करने से पहले आप जो है इस पर इंक्वायरी करेंगे,
किसी भी ऑफिसर को या किसी अलग अन्य पर्सन को अरेस्ट करने से पहले डीसीपी से या उसके हायर अथॉरिटी से परमिशन लेंगे। और एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में इस तरह की उन्होंने बात कह रखी थी। लेकिन जैसे आपने बताया 2 अप्रैल को बहुत बड़ा आंदोलन 18 में आंदोलन हुआ। उस आंदोलन होने के बाद में भारत सरकार ने रिव्यू फाइल की। उसमें रिव्यू मैंने भी फाइल की थी, जज होने के बावजूद इस केस में मैंने रिव्यू फाइल की थी। भारत सरकार ने 2 अप्रैल को फाइल की थी, मैंने 3 अप्रैल को रिव्यू फाइल की थी उसी केस में। और उसके बाद में वो केस डिले हुआ। मैं उस केस की हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए प्रेजेंट था। 2 डेट ऑफ हियरिंग चली, मई जून के अप्रैल मई के आसपास। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो केस डिले हुआ तो पार्लियामेंट ने लॉ को अमेंड करके सेक्शन 18A उसमें ऐड कर दिया। और 18A ऐड करने के बाद में तब तो केस वह चलता रहा रिव्यू वाला। 18A ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में उसमें एंटीसिपेटरी बेल किसी जजमेंट और ऑर्डर या कोर्ट का होने के बावजूद भी एंटीसिपेटरी ग्रांट नहीं किया सकती। उसमें ये नीचे 18(2) में ऐड कर दिया। तो उस सेक्शन के बाद में और जो है FIR करने से पहले इंक्वायरी नहीं हो सकती, वो भी ऐड कर दिया। और ये भी ऐड कर दिया कि अरेस्ट करने से पहले पुलिस अरेस्ट करना चाहे तो फिर जो किसी भी परमिशन की किसी की आवश्यकता नहीं है। ये तो बात यही हो गई। लेकिन हुआ उसमें ये था कि जब ये जो ऐड करने के बाद में इस जो ऐड 18 सेक्शन ऐड किया गया था SCH एक्ट में, उसको भी लोगों ने चैलेंज किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऐसे पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर लेकिन कह दिया नहीं, दिस इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 17 के तहत ये सारी जो एक्ट बना हो, ये आपको बता दें ये एक्ट SCH एक्ट 89 में बना है। 1955 में उस आर्टिकल 17 के कंप्लायंस में एक एक्ट बना जिसका नाम है अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। उस अनटचेबिलिटी एक्ट को फिर शायद 76 के आसपास नाम बदल दिया, उसका नाम है सिविल राइट्स एक्ट 1955। वो एक्ट आज भी लागू है। SCH एक्ट के साथ कोई अपराध होता है तो 2 एक्ट आज लागू हैं, एक SCH एक्ट भी लागू है और सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी लागू है। वो भी लगता है, दोनों लगते हैं, लगाने चाहिए, लेकिन पुलिस को नहीं पता, वो अलग कहानी है। दोनों में जो है सिमिलरिटी भी है। ये SCH एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो सिविल राइट्स एक्ट है, सिविल राइट्स एक्ट के जो प्रोविजंस थे उनसे जो SCH एक्ट के साथ अत्याचार हो रहे थे उससे फुलफिल नहीं हो रही थी बातें, अत्याचार रुक नहीं पा रहे थे, इसीलिए एक्ट को लाया गया। और ये एक्ट उससे जो स्ट्रिजेंट एक्ट है, कठोर एक्ट, उसमें 6 महीने तक जनरली सजा थी। इसमें सजा जो है 7 साल 5 साल उम्र कैद और फांसी की सजा भी है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे SCH एक्ट में एक धारा ऐसी है जिसमें यह है कि ऑफेंस करने पर सिर्फ फांसी मिलती है, उम्र कैद नहीं होती। मर्डर केस में यह है कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी। लेकिन SCH एक्ट की धारा कहती है कि उसका अपराध अगर किया है किसी ने तो उसमें सिर्फ फांसी होगी, उम्र कैद भी नहीं हो सकती। SC ST किसी इंसान का अगर मर्डर हो जाता है तो जो अपराधी उसको फांसी होगी? नहीं, ये बात नहीं है। वो धारा दूसरी तरह की बताता हूँ आपको अभी। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि उसमें फांसी ही हो सकती है, उम्र कैद नहीं हो सकती। जज को उम्र डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उम्र कैद दे दे। अगर वो केस प्रूव होता है तो सिर्फ फांसी होगी। वो इसलिए ये अपराध उस संबंध में 302 अपराध से ज़्यादा बड़ा माना गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी 2-3 साल पहले एक व्यक्ति ने उस धारा को चैलेंज कर दिया है कि कह दिया ये धारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब हम जल्दी से उस केस में पार्टी बनने की कोशिश करेंगे जिससे हम अपनी बात रख सकें कि ये धारा बिल्कुल ठीक है। इस धारा इसीलिए स्पेशल है क्योंकि SCH एक्ट के तहत अपराध जो होते हैं वो डिफरेंट दृष्टिकोण से, अनटचेबिलिटी की वजह से, आर्टिकल 70 फंडामेंटल राइट है हमारा, उसकी वजह से जो है हमें प्रोटेक्शन है, उसकी वजह से ये धारा रखी गई है। 303 धारा IPC में पहले इस तरह की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसकी आड़ लेकर के वो चाहते हैं कि SCH एक्ट की इस धारा को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराया जाए। वो केस सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। लेकिन सर कई बार देखने को मिलता है कि निचली अदालतें जो है वो SC ST एक्ट में जैसा आपने कहा जमानत बेल दे देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। आप एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल तो ऐसा होता है कि एंटीसिपेटरी, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने से कई ऑर्डर देखे हैं हाई कोर्ट्स के और सेशन कोर्ट के, वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहे हैं बिना ये देखे हुए कि प्राइम फेस केस इसमें बेट आउट होता है कि नहीं होता है। या तो वो लिखना चाहिए उनको हमारे नजर में प्राइम फेस केस नहीं बनता है इसीलिए हम बेल कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे जजमेंट भी देखे हैं कोर्ट्स के जिसमें वो ये लिखते भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं है कि प्राइम फेस केस को देखने के और ना देखने का कंसेप्ट है, तभी बेल ग्रांट कर सकते हो, रोक भी है। ऐसा मैंने कई बार देखा हुआ। तो इसी सुप्रीम कोर्ट जाके वो ऑर्डर सेटिस्फाइड भी होते हैं। इस जजमेंट में पहले के जजमेंटों को इसमें रिटेट किया गया इस जजमेंट के माध्यम से कि एंटीसिपेटरी बेल का रोक है, लेकिन राइडर के साथ है। और राइडर क्या है? राइडर यही है कि प्राइम फेस व्यू अगर देखने से FIR को अगर नई ऑफिस में डाट होता है SCH एक्ट का, तभी बेल ग्रांट कर सकते हैं। मैं वो एक बात और बता दूं कि ये प्राइम फेस व्यू क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसमें क्या कहा है प्राइम फेस व्यू के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉन मेकिंग ऑफ प्राइम फेस
case about the commission of offence is perceived to be such a situation where the court can arrive at such a conclusion in the first blush itself or by way of the first impression upon very reading of the averments in the FIR. FIR के अवरमेंट से ही ऐसा लगता हो देखने मात्र से ही कि नहीं ऑफिस में डाउट नहीं होता है, तभी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो सकती है। आगे और कहा है प्राइम फेसाई व्यू के संबंध में, प्रथम दृष्टा व्यू के संबंध में, द कंटेंट्स एंड द एलिगेशंस इन द FIR वुड बी डिसाइसिव इन दिस रिगार्ड। जो FIR में जो कंटेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखना। आगे बताते हैं आपको। इसमें यह भी कहा है कि फर्दर मोर इन रीचिंग ए कंक्लूजन एज टू वेदर ए प्राइम फेसाई ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट, इट वुड नॉट बी परमिशन फॉर द कोर्ट टू ट्रेवल इनटू द एविडेंसरी रियलम और टू कंसीडर अदर मटेरियल, नॉट द कोर्ट शुड एडवर्स टू कंडक्ट ए मिनी ट्रायल। कोर्ट जो है ऐसा नहीं कर सकती कि मिनी ट्रायल करना शुरू कर दे, मतलब ये कि और एविडेंस के और एक्यूज क्या कह रहा है, गवाह लेकर के आना चाहता है या और कोई मटेरियल है एक्यूज के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम कहें कि नहीं साहब आप झूठे हैं आप सच्चे हैं। इस स्टेज पर झूठे सच्चे की कोई बात नहीं है। प्राइम फेसाई व्यू सिर्फ FIR से देखना होगा, FIR के अलावा किसी और चीज़ को नहीं देखा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर FIR देखने FIR अगर गलत भी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि प्राइम फेसाई व्यू कंसेप्ट ये है कि अगर FIR में जो कंटेंट्स वो अगर झूठे भी हैं, गलत भी है, फाल्स भी हैं, तब भी सही मानने पड़ेंगे, और सही है तो सही तो है ही है, उसके बारे में इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर सकती। इंक्वायरी इज नॉट परमिसेबल, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बात कही है। तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस केस में उसमें ये कह दिया था कि गवाहों के बयान जो है इनकंसिस्टेंट हैं। उसने एक तरीके से गवाहों की तुलना करी, जो तुलना संभव नहीं है। एक जो कंप्लेंट ने कह दिया वो सही मानना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा प्राइम फेसाई व्यू है कि नहीं है। तो हाई कोर्ट ने जो मिनी ट्रायल किया, गवाहों का एक दूसरे से एप्रिसिएशन किया, वो परमिसेबल नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या रखा है। तो प्राइम फेसाई केस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।